लगती है। मैंने डॉली से पूछा, तुम स्टूडेंट हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ संविधान को लेकर घूमता ही नहीं है, पढ़ता भी है, समझता भी है और उसका सम्मान भी करता है। संविधान कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है। सदन को व्यवस्था के मुताबिक चलाने में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका होती है उतनी ही विपक्ष के नेता की भी होती है। और संविधान क्या, हमने तो स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब भी पढ़ी है, उसमें भी यह जिक्र है। नेता विपक्ष वो होता है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी रचनात्मक आलोचना करे, विकल्प दे और इन सब के बीच सदन की मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि उसके भाषण का असर होता है। लोग सुनते हैं, जनमत तैयार करते हैं। डॉली ने बातचीत के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि नेता प्रतिपक्ष सदन में इडियट शब्द बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। ठीक है कि वो अपनी बात रखने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में लेकिन वो शब्द तो उन्हीं के मुंह से निकला ना। इस शब्द पर आपत्ति हुई ना, फिर वो कैसे बोल सकते हैं? और जब विपक्ष ने शोर किया तो नेता विपक्ष नाराज होकर बैठ गए। क्या यही जिम्मेदारी है? क्या यह संविधान की भावना है? डॉली यहीं नहीं रुकी, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है, संसद की कार्रवाई देखती है। कल के भाषण का भी हवाला देने लगी, सवाल करने लगी, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी के बारे में क्या कहा गया? एक ऐसे वैज्ञानिक जो देश के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाने वाली टीम को लीड कर चुके हैं। गौमूत्र पर उनके बयान पर वैज्ञानिक बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर मजाक उड़ाना संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? देश के वैज्ञानिक का अपमान क्या संसद की गरिमा बढ़ाता है? डॉली ने जो आगे बात कही, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने भी 3 श्रेणियां गिनाई आज। कहने लगी, एक कैटेगरी में स्टूडेंट होता है जो संविधान पढ़ता है, सदन की मर्यादा समझता है, जिम्मेदारी निभाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो खुद को सबसे ज्ञानी समझता है, हर बात को कहानी के जरिए घुमा फिरा कर बोलता है और जब जवाब मांगा जाए तो रूठ कर बैठ जाता है। तीसरी श्रेणी वो होती है जो ऐसे लोगों का अनुसरण करती है, बिना सोचे समझे तालियां बजाती है। डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, नेता विपक्ष या प्रमुख विपक्षी दल का काम बेहद जिम्मेदारी भरा है। वो सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। अगर वो खुद असंसदीय भाषा का सहारा ले, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाए, सदन में आए, अपनी बात बोले, दूसरे की ना सुने या सुनने से पहले सदन छोड़कर चला जाए, तो कैसे चलेगा? और जेनजी डॉली ने नेता विपक्ष के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर है हम यहां नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में भी कई शब्द वर्जित है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना करेंगे। लवली की कहानी राहुल गांधी ने सुनाई, डॉली की कहानी हमने सुनाई। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉली ने संविधान का हवाला दिया, जिम्मेदारी का हवाला दिया और सदन की गरिमा का हवाला दिया। अब फैसला आपका, कौन सी कहानी ज्यादा सच के करीब है, मैं आप पर छोड़ती हूं। नेता विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको किसी रूल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी लोकतंत्र ने, इसी संसद ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो इस सवाल का बेहद खूबसूरती से जवाब देते हैं। 11 अप्रैल 1997 का दिन था। कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा में विश्वास मत पेश किया। सदन के नेता विपक्ष ने जो भाषण दिया वो कमाल का था। सिर्फ 1 मिनट का भाषण सुन लीजिए। कटाक्ष भी है, सौहार्द भी है। भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की तालियां भी हैं, दोनों के ठहाके भी हैं, क्योंकि नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज राहुल गांधी को भी ये भाषण सुनना चाहिए। सुनेंगे? आदरणीय नरसिंह राव जी यहाँ बैठे हैं। मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वो उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर के भोजन पर थे, तो उस भोजन में, उस सरकारी भोजन था, उस भोजन में
स्वीट डिश के रूप में तरबूज दिया गया था खाने के लिए, और तरबूज फीका था। तो इसकी किसी ने शिकायत की, नरसिंह राव जी के पास बैठने वाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ये तरबूज क्यों दिया गया, ये फीका है, ये बेमौसम का है। तो अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई तो नरसिंह राव जी ने कहा कि अगर बजट अधिवेशन में समर्थन वापस का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। अपनी बात कहने या समझाने या विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा अड़ जाना या आक्रोश दिखाना कहां तक उचित है? सौम्य और विनम्र होकर भी आलोचना की जा सकती है, हम भी सीख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? सरकार का विरोध करते करते पूरे देश को ही 3 कैटेगरी में बांट दिया: स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी कैटेगरी गिनाने पर आ ही गए हैं, तो हमने सोचा हम भी बड़ी विनम्रता से नेता विपक्ष की 3 कैटेगरी बता दें। नोट बाबू को प्रणाम कीजिए। आज तो राहुल जी भी है नोट बाबू के एकदम बगल में। तो भाई एलओपी की 3 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी क्या हो सकती है? पॉलिसी मेकर की, कि आप पॉलिसी बनाएं और सरकार के सामने रख दें और कहिए बॉस दिस इज व्हाट आई वांट। दूसरी कैटेगरी है रचनात्मक आलोचक की। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव आलोचक, पॉलिसी मेकर जो सरकार की खामियां सामने लाए लेकिन ठोस सुझाव के साथ। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, जो सरकार की नीतियों की आलोचना तो करते हैं लेकिन तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों के दम पर, और ऐसा कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। और तीसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की, जिनका काम संसद के पटल पर बहस के बजाय सनसनी पैदा करना होता है, बिना सबूत के आरोप लगाना होता है, हेडलाइंस पर छा जाना होता है। ये 3 कैटेगरी है। अब तीनों में से तय करना है कि कौन सी कैटेगरी इस देश को चाहिए, एलओपी की। और एलओपी भी ये तय कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फिट होना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि बोलने का मौका नहीं है और ना दिया है इन लोगों ने, पक्षपात किया है, माइक बंद कर दिया है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आइए जरा सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से हमला करने की अनुमति दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात करते हुए देखा। सच्ची कह रहे हैं, सुनिए। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are 2 possibilities. Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, or he didn't know it was happening. But if he didn't know it was happening, he's incompetent. बहुत समझदारी से राहुल गांधी ने पॉसिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। तो आरोप, संसद की कार्रवाई और देश की राजनीति अनुमानों पर नहीं, ठोस सबूतों पर चलती है। राहुल जी, आप कह रहे हैं मैंने गृह मंत्री को फोन पर बात करते देखा, लेकिन क्या यह सबूत है कि फोन पर बात पैलेट गन चलाने की हो रही थी? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना तो देश के गृह मंत्री का अधिकार है और कर्तव्य भी। हो सकता है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार से बात कर रहे हो सकता है आरएएफ के चीफ आईजी सीमा धुंधिया से बात कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन का हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं ये वो दिन था जब जंतर मंतर पर हालात बेकाबू हो रहे थे। तो फिर एक प्रशासनिक संवाद को सीधे गोली चलाने के आदेश से जोड़ देना कहां तक उचित है और कैसा बयान है? राहुल गांधी एक और बात कह रहे थे। उन्होंने कहा
कि होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, इसका मतलब कि वो नाकाबिल है, वो ये कह रहे हैं। और अगर उन्होंने आदेश दिया था तो वो दोषी है। राहुल गांधी का कहना है कि इसके अलावा कोई तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। अब देखिए हुक्म, मैं पत्रकार हूं, नेता नहीं, लेकिन राजनीति का ये कलेवर कई सालों से देखती आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से दो ही ऑप्शन सामने रखे, इसे राजनीति और तर्कशास्त्र की भाषा में कहते हैं क्लासिक फॉल्स डिलेमा। ये वो वाला पैतरा है, यानी जनता को यह सोचने पर मजबूर कर देना कि तीसरा कोई रास्ता या ऑप्शन है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं, या तो ये या तो ये। क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रव रोकने के लिए स्थिति का आकलन करना अक्षमता है? राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी गृह मंत्री पर यही आरोप लगाए, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। चर्चा करनी थी एंटी पेपर लीक बिल पर, लेकिन उस पर बात न करके उसके अलावा सारी बातें कही गई। संसद नियमों से चलती है, ये हमें नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है कोई भी सांसद कभी भी कुछ भी उठकर बोल सकता है, क्योंकि उसका दिल कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है आई एम एंटाइटल्ड टू स्पीक। राहुल गांधी ने जिस तरह बिना किसी ऑन रिकॉर्ड कागज के गृह मंत्री पर संगीन आरोप लगाए, उससे लोकसभा की रूल बुक के 3 सबसे बड़े नियम टूटते हुए दिखे। आप जानना चाहेंगे वो 3 नियम? पहला है नियम 353, जिसके मुताबिक संसद में किसी पर भी कोई गंभीर या संगीन आरोप लगाने से पहले स्पीकर को लिखित में नोटिस देना आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा नियम 349, जिसके मुताबिक कोई भी सांसद संसद के भीतर बाहर की किसी भी खबर, सोशल मीडिया के दावे या कागज का हवाला तब तक नहीं दे सकता जब तक वो खुद उसकी सच्चाई को ऑथेंटिकेट ना करते, यानी प्रमाणिक ना करते। तीसरा नियम 368, अगर कोई मंत्री या सदस्य सदन में किसी सरकारी कागजात या आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला देता है तो उसे वो दस्तावेज सदन के टेबल पर रखना होता है। ये 3 रूल्स, इनमें से किन नियमों का पालन राहुल जी ने किया, मैं आप पर छोड़ती हूं। राहुल गांधी, आपने संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री पर बहुत आसानी से आरोप लगाए, आप लगाइए, लेकिन ये आरोप तब और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब आपके पास ठोस सबूत हो। आपने आरोप लगा दिया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए, लेकिन राहुल जी, राजनीति में आरोप लगाने से पहले इतिहास के पन्ने पलट लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो याद रखिए, इतिहास की 3 उंगलियां आपकी अपनी पार्टी और सरकार के रिकॉर्ड की तरफ इशारा करेगी। और याद दिला सकती हूं मैं, आप कहें तो 7 नवंबर 1966 दिल्ली, पीएम थी दादी इंदिरा गांधी। राहुल की गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे साधु संतों की भीड़ पर संसद के बाहर पुलिस फायरिंग हुई। संसद मार्ग की वो सड़कें जहां से लोकतंत्र की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वो गोलियों की गूंज और चीख पुकार से भर गई। निहत्थे संतों पर, जिनके हाथों में त्रिशूल और कमंडल थे, सीधी गोलियां बरसा दी गई। सरकारी आंकड़ा 10 मौतों का है, लेकिन कहा जाता है कि सैकड़ों मौतें हुई। तब कौन जिम्मेदार था, बताइए? अगर ये काफी नहीं है तो एक और घटना सुनिए। 19 अप्रैल 1976 इसी दिल्ली के तुर्कमान गेट आपातकाल के दौरान विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस और सीआरपीएफ की फायरिंग हुई। सरकारी आंकड़ा 6 मौतों का दिया गया, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब द जजमेंट के मुताबिक 150 लोगों की मौत हुई। तब भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसीलिए राहुल जी, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार आपका है, सबका है, लेकिन विरोध जब केवल सनसनी, आक्रोश और बिना तथ्यों के आरोपों तक सीमित रह जाए तो वो गंभीरता खो देता है। क्योंकि शोर से सुर्खियां तो बन सकती है, लेकिन जनमत हमेशा संयम और गंभीरता से ही बनता है।